हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटीपी। एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह ऊर्जा से समृद्ध एक ऐसा अणु है जिसमें फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हीं बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। इन एटीपी के अणुओं का कोशिका में आवश्यकतानुसार संग्रह करके रखा जाता है। तो अभी हमने देखा एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और यह ऊर्जा से भरपूर एक ऐसा अणु है जिसमें फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हीं बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। आप देखोगे यहाँ पर डायग्राम में फॉस्फेट के 3 अणु दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से बंधों द्वारा जुड़े हैं, मतलब बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं में ऊर्जा संग्रहित होती है। इन एटीपी के अणुओं का कोशिका में आवश्यकतानुसार संग्रह करके रखा जाता है। रासायनिक दृष्टि से एटीपी यह एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से बना ट्राइफॉस्फेट का अणु है। ट्राइफॉस्फेट यानी ट्राई मतलब होता है 3, तो ट्राइफॉस्फेट यहाँ हमने देखा 3 फॉस्फेट हैं इसलिए इसे ट्राइफॉस्फेट कहा है, जिसमें एडेनिन यह नाइट्रोजन युक्त अणु, यहाँ एडेनिन का डायग्राम भी है, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है एक हेक्सागोन है और एक पेंटागोन, ठीक है, ये दोनों मिलके बनते हैं एडेनिन। यह नाइट्रोजन युक्त अणु है, एडेनाइन एक नाइट्रोजन युक्त अणु है। राइबोज यह पेंटोस शर्करा, यहाँ पर आपको राइबोज का भी डायग्राम दिख रहा है, ये पेंटोस शर्करा 5, पेंटोस मतलब 5, तो इसलिए ये पेंटोस 5 शर्करा युक्त 3 फॉस्फेट के अणु, जो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ 3 फॉस्फेट के अणु हैं, फॉस्फेट के अणु होते हैं। मतलब जो एटीपी है ये पूरा किस किन चीज़ों से बनी है, एडेनाइन, राइबोज और फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट के बंध, इन तीनों से मिलके बनता है एटीपी। फिर ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार एटीपी के फॉस्फेट के अणुओं का बीच का बंध तोड़कर उससे प्राप्त की जाती है। तो ऊर्जा जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार एटीपी के फॉस्फेट, जो एटीपी में फॉस्फेट होते हैं, उनके अणुओं के बीच का बंध तोड़कर, ये जो बंध होते हैं इनको ब्रेक करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसलिए एटीपी को ऊर्जा का चलन कहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हुई है। भूखमरी, भूख हड़ताल जैसी अपवादात्मक परिस्थिति में अगर शरीर में कार्बोस पदार्थों का संग्रह कम हो गया तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का उपयोग किया जाता है। अर्थात भूखमरी हो या भूख हड़ताल जैसी परिस्थिति होती है तो ऐसे में शरीर में कार्बोस पदार्थों का संग्रह कम हो जाता है। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर क्या करता है, जो स्निग्ध पदार्थ होते हैं शरीर में और प्रथिनों का उपयोग करता है। स्निग्ध पदार्थों का रूपांतरण स्निग्ध अम्लों में होता है और प्रथिनों का रूपांतरण अमीनो अम्ल में होता है। स्निग्ध अम्ल को हम फैटी एसिड भी कहते हैं और अमीनो अम्लों को एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरित किया जाता है और एसिटिल कोएंजाइम ए के अणुओं का क्रेब चक्र अभिक्रिया द्वारा तंतु कणिका में पूर्णतः ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। हमने यहाँ देखा कि स्निग्ध अम्ल और अमीनो अम्ल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए। हमने हमारे जो ऑक्सीश्वसन था उसमें 3 स्टेप्स देखे थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब चक्र और ईटीसी रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था पायरुविक अम्ल का रूपांतरण होता है एसिटिल कोएंजाइम ए और एसिटिल कोएंजाइम ए फिर तंतु कणिका में आता है और तंतु कणिका पर उस पर क्रेब चक्र अभिक्रिया चलाई जाती है। यहाँ पर भी जो स्निग्ध अम्ल है और अमीनो अम्ल है इनका रूपांतरण होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में और फिर एसिटिल कोएंजाइम ए के अणुओं पर क्रेब चक्र अभिक्रिया द्वारा तंतु कणिका में पूर्णतः ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। हेलो बच्चों,
तो अब हम देखेंगे अनॉक्सी श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा निर्मित। कुछ सजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, उदाहरण अनेक जीवाणु। ऐसे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनॉक्सी श्वसन करना पड़ता है, अर्थात कुछ जीवाणु तथा अन्य सजीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते, अतः इन सजीवों को ऊर्जा उत्पादन के लिए अनॉक्सी श्वसन करना पड़ता है। अनॉक्सी श्वसन से ग्लूकोज विघटन यानी ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन ऐसे 2 चरण होते हैं, जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा मिलती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अनॉक्सी श्वसन 2 चरणों में होता है, ग्लूकोज का विघटन तथा किण्वन। अनॉक्सी श्वसन के समय ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अल्प मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी अभिक्रिया में ग्लूकोज विघटन से बने पायरुविक अम्ल का कुछ प्रकीर्णकों की सहायता से अन्य कार्बनिक अम्लों में या अल्कोहल में रूपांतरण किया जाता है। इसी को किण्वन कहते हैं। किण्वन अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब ग्लूकोज के विघटन के समय उत्पन्न पायरुविक अम्ल का रूपांतरण अन्य कार्बनिक अम्ल या अल्कोहल के रूप में होता है। इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। किण्वन की यह प्रक्रिया कुछ प्रकीर्णकों की सहायता से की जाती है। कुछ उच्च स्तर के वनस्पति, प्राणी और ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्म जीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सी श्वसन के स्थान पर अनॉक्सी श्वसन करते हैं। अर्थात यदि आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है तो कुछ उच्च वर्गीय वनस्पति, प्राणी तथा ऑक्सी श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीव भी अनॉक्सी श्वसन करते हैं। उदाहरण देखो, यहाँ दिया हुआ है उदाहरण, बीजों के अंकुरण के समय यदि जमीन पानी के नीचे डूबी हुई हो तो बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। उसी प्रकार से हम व्यायाम करते समय हमारी मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन करती हैं, जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रहित होती है और हमें थकावट महसूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मिट्टी पानी में डूबी हुई हो तो अंकुरण के समय बीज भी अनॉक्सी श्वसन करने लगते हैं। इसी प्रकार जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन करती हैं। व्यायाम करते समय हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा लैक्टिक अम्ल के संग्रहित होने के कारण हमें थकावट महसूस होती है।